नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे चुनाव की और बात कोरोना की, बात अतीत की, बात वर्तमान की और बात भविष्य की भी। न्यूज 24 लगातार 2 हफ्ते से एक मुहिम चला रहा है। चुनाव जरूरी हैं, सरकारें बनती हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अभूतपूर्व घटना ना हो जाए तो चुनाव टलने नहीं चाहिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन चुनाव जान का जोखिम भी नहीं बनना चाहिए, यह हमारा साफ मानना है। बिना लार लपेट हम ये बात लगातार 2 हफ्ते से कहते आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर साफ आती दिख रही है, लगातार मामले बढ़ने लगे हैं। आज नए केस का जो आंकड़ा है वो 90,928। कल नए केसेस जो आए थे वो थे 58,000। 29 दिसंबर को पिछले साल, और अभी बीता ही है पिछला साल, यानी कि लगभग 8 दिन पहले केसेस थे 13,000। आज नए केसेस हैं 90,000 से ज्यादा। तो नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं, वीकेंड कर्फ्यू लगाने की बात हो रही है। दिल्ली में मेट्रो में आधी सवारी, होटल्स में, मॉल्स में, रेस्टोरेंट में, ऑफिस में पाबंदियां, उड़ानों के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत, जगह जगह थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क लगवाने का निवेदन, आग्रह, अनुरोध तमाम नेता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम सूबों के मुख्यमंत्री। लेकिन चुनावी रैलियों पर कोई रोक नहीं। हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है, ताल ठोकी जाती है ना। देखिए, हमारी रैली में इतनी भीड़ आई तो हमारी जीत पक्की है। भीड़ ही सफलता का पैमाना बन गया है। और इसी को लेकर 2 हफ्ते से हम लगातार कह रहे हैं, रैलियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। वो केंद्र सरकार लगाएगी, राज्य सरकारें लगाएंगी, या चुनाव आयोग अपना डंडा चलाएगा। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे यह तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब थोड़ी अक्ल आती दिख रही है, हौले हौले ही सही, थोड़ी अक्ल आती दिख रही है सभी राजनीतिक दलों में, चुनाव आयोग में भी। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ आज एक अहम बैठक की। चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात का जायजा लिया गया। यह नहीं लिया गया था पिछले साल जब 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, और 530% का इजाफा हुआ था। 5.25 गुना केसेस बढ़ गए थे। तो जायजा लिया गया। स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन सबसे तसल्ली वाली बात क्या दिखी? कल भी मैंने इसी पर एक कार्यक्रम किया था। तब तक कांग्रेस ने अपनी रैलियां रद्द कर दी थी और जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं नाम पर मैराथन का आयोजन किया जा रहा था उसे रद्द कर दिया। यह कल किया था। लेकिन उत्तराखंड और पंजाब को लेकर कांग्रेस खामोश थी। आज उत्तराखंड में भी प्रियंका गांधी वाड्रा की रैलियों को स्थगित किया गया। बीजेपी ने भी कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 तारीख को लखनऊ में एक रैली होने वाली थी, वो रद्द कर दी गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नोएडा में एक रैली होनी थी, वो रद्द कर दी गई। समाजवादी पार्टी ने भी अपना विजय रथ, वो तथाकथित विजय रथ यात्रा जो है, उस पर रोक लगा दी है, रुक गया है विजय रथ। 7, 8 और 9 को गोंडा, बस्ती, अयोध्या में अखिलेश यादव की रैलियां होने वाली थी।
जनसभाएं होने वाली थी, अब यह स्थगित कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में सभी रैलियां रद्द कर दी। बनारस में भी एक, वाराणसी में भी एक रैली होने वाली थी 8 जनवरी को, वो भी कैंसिल कर दी गई है। ये तो अच्छी बात है। और मैंने सोच समझ कर यह कहा कि थोड़ी थोड़ी, हौले हौले थोड़ी अक्ल आने लगी है राजनीतिक दलों को कि जनता की जान को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। पर दबंग कहता हूं मैं उन्हें, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वो आज अयोध्या में थे, रामनगरी में एक जनसभा को संबोधित किया। कोरोना से दबंगई करने की जरूरत नहीं है गडकरी साहब। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी में थे, वहां भी जनसभा हुई, रुक भी सकती है। बिना जनसभा के क्या काम रुक जाता है? सुप्रीम कोर्ट, अभी अभी हमने न्यूज फ्लैश की, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना के चलते, बढ़ते मामलों के चलते अब वर्चुअल हियरिंग करने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। यानी कि कोर्ट में जाने की अब जरूरत नहीं, वर्चुअल हियरिंग्स होंगी कंप्यूटर के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उधर पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वो अपनी रैलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी रख रहे हैं। आज भी उन्होंने रैली की। 2 दिन बाद वो जम्मू में भी रैली करने वाले हैं। जम्मू में चुनाव नहीं है, पर वहां भी विधानसभा चुनाव होंगे, तो तैयारी क्यों छोड़ दी जाए। काशी में, नोएडा में तो अपनी रैली रद्द कर दी, लेकिन जनसभा को संबोधित किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो इसमें भी सिलेक्टिविज्म क्यों है? कोरोना पूरे देश के लिए खतरा है। जहां भीड़ इकट्ठी होगी, आप न्योता दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं आ बैल मुझे मार, तो वो नौबत क्यों आ रही है? और इसमें भी हम चुन चुन कर चीजें क्यों कर रहे हैं? सभी चुनावी राज्यों में सीधे सीधे हर राजनीतिक दल बिना लार लपेट के साफ शब्दों में यह क्यों नहीं कह देता कि हम रैलियां नहीं करेंगे? केंद्र सरकार से यह दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी हो जाता? एक दूसरे का इंतजार क्यों किया जा रहा है? तू डाल डाल में पात पात का खेल क्यों किया जा रहा है? और एक अंग्रेजी में पुरानी कहावत है, एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स कॉल फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी मेजर्स। दिक्कत का वक्त है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा ना। और यहां तो मैं थोड़ा अतीत के पन्ने खंगालूं तो दिक्कत भी नहीं थी, हमने नया सोचा ना। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले युवाओं को याद नहीं होगा, मिलेनियल्स को याद नहीं होगा, हमारे देश में चुनाव कैसे होते थे। राजनीतिक दलों के गुट, झुंड गली मोहल्लों, सड़कों, शहरों, कस्बों, गांव में घूमते थे। मेला होता था ना, एक त्योहार है चुनाव। तो झंडियां लगती थी, पोस्टर्स से दीवारें पटी रहती थी, लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल होता था। बंद हो गया ना सब। चुनाव हो रहे हैं ना, नया युग भी आया। कुछ प्रोसीजर्स, कुछ प्रक्रियाएं हमने इजाद की। इसी तरह से पहले आप मतपेटी में बैलेट पेपर डालते थे ना, ठप्पे लगते थे। अब क्या है, बटन दबाओ ईवीएम का। पहले वोटों की गिनती में 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे। रात रात भर दूरदर्शन पर बड़ी बेहतरीन फिल्में आती थी, वो देखा करते थे लोग और चुनावी नतीजों का इंतजार किया करते थे। आजकल 8 बजे पोस्टल बैलेट पहले खुले, उसके बाद ईवीएम, 12-1 बजे, 2 बजे तक
चुनावी नतीजे सामने आ जाते हैं। तो क्या चुनावी रैली या भीड़ इकट्ठा किए बिना चुनावी प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है? हुआ है, सिंगापुर ने किया। पिछले साल 51 देशों में चुनाव हुए। बहुतों को भुगतना भी पड़ा क्योंकि पाबंदी नहीं लगाई गई। वो अमेरिका उसका उदाहरण है, ब्राजील उसका उदाहरण है, पोलैंड उसका उदाहरण है। लेकिन सिंगापुर ने कहा कोई भीड़ नहीं, कोई रैलियां नहीं, कोई जनसभाएं नहीं। जब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, यह भी तरीका इजाद हुआ ना, घर बैठ के भी ऑफिस का काम हो सकता है, तो घर से प्रचार क्यों नहीं हो सकता? यह हम सभी को बतौर मुल्क सोचना होगा। सिर्फ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी तो है ही। आम आदमी, आप जनता जनार्दन है, आप अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो अकल ठिकाने नहीं आती है जल्दी ही। हमारे राजनीतिक दलों की होड़ है, सत्ता की जंग है। क्यों नहीं? एक शहर में आप ई प्रचार कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कीजिए, 10, 15, 20 बड़े मॉनिटर्स लगा दीजिए और घर बैठे ही आप सुन सकें कि आपका नेता क्या कह रहा है। हर राजनीतिक दल को एक टाइम दे दिया जाए। यह मेरा सुझाव नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं कमर वहीद नकवी, उन्होंने आज बाकायदा यह लेख लिखा कि इस तरह से प्रचार क्यों नहीं किया जा सकता। हर राजनीतिक दल को एक समय दिया जाए, इसमें धन बल, बाहुबल के इस्तेमाल के सारे कयासों पर भी विराम लग जाएगा। छोटे दलों को भी अपनी बात कहने का मौका मिल जाएगा। और जनता है, आप लोग, पब्लिक, आप सब जानते हैं, पैसे का बेजा इस्तेमाल खत्म हो जाएगा, काले धन का दुरुपयोग वो खत्म हो जाएगा। क्या वो वक्त आ गया है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राजनीतिक दलों को आने लगी है अक्ल और बिना रैली भीड़ के होंगे चुनाव। जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, अब क्या रैलियों पर बैन लगाने के लिए, रैलियां ना करने के लिए आम सहमति बन जाएगी सभी राजनीतिक दलों में। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया, और आशुतोष, जाने माने पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। तो शाजिया, हौले हौले ही सही थोड़ी अकल आने लगी है राजनीतिक दलों को कि आ बैल मुझे मार वाला खेल ना करें, वो खेल ना खेले हम कोरोना से, ना जनता को खिलवाएं। जी, आपने अभी भी बात की चुनाव की, और चुनाव जो है वो सिर्फ सत्ता की जंग नहीं है, लोकतंत्र का एक नियम है और जमहूरियत का तकाजा है, और इसलिए ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, चुनाव को कराना। और कुछ इस तरह की बात प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का सुझाव भी दिया था कि बजाय हर वक्त चुनाव होने के, साल के 6 महीने में या एक नियमित वक्त पे चुनाव होने चाहिए, ताकि हर बार ऐसा नहीं हो। लेकिन सारी पार्टियों ने उसको गलत तरीके से लिया और कहा कि नहीं, इससे तो ये लोकतांत्रिक एक खतरा बन जाएगा, और अलग अलग पार्टियों को लगा कि ये उनके रास्ते आएगा। क्योंकि मुझे भी लगता है कि हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जो आपने रास्ता सुझाया है। और अभी तो आपने ओमिक्रॉन के बारे में बात की है और पैंडेमिक के नज़रिए से इसको पेश किया है। जाहिर सी बात है, अगर वर्चुअली होगा तो बहुत सारे, सिर्फ ओमिक्रॉन का ही की पीड़ा नहीं, बल्कि और बहुत सारे जो ईविल्स हैं जो आपने मेंशन किए, जिस तरह से वोट की बिक्री होती है और बहुत कुछ होता है। क्योंकि मैं खुद एक चुनाव लड़ चुकी हूँ और मैंने देखा है क्या कुछ होता है।
तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सुझाव है और इसको इलेक्शन कमीशन को वाकई में लेना चाहिए सीरियसली। और हमने देखा भी कि प्रचार के चलते क्या कुछ हो सकता है और उसमें कितना बेजा जो है प्रसार पर कितना ज्यादा पैसा जो है उसका इस्तेमाल होता है। मैं इसको लेकर बहुत पैसे की बात पे नहीं, पैसे की बात पर तो आते हैं शाजिया। अभी तो कोरोना का खतरा है और सारे विशेषज्ञ ये बता रहे थे, और विशेषज्ञों में सबसे आगे तो डॉक्टर वी.के. पॉल आते हैं। डॉक्टर वी.के. पॉल ने 14 दिसंबर को ही 14-15 दिसंबर के करीब ये कहा था कि अगर इंग्लैंड वाला काम भारत में हो गया तो 14 लाख केसेस तक आ सकते हैं। पर रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई, रैलियों की भरमार रही। और इसमें दरअसल सबसे ज्यादा अगुवाई तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। सबसे ज्यादा रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने की हैं पिछले कुछ दिनों में। नहीं, क्योंकि रैलियों पर क्योंकि रैलियों पर कोई भी किसी तरह का बैन नहीं है। जैसे कि आपके आने जाने पर, आपके ऑफिस आने जाने पर और व्यवसायिक कामों में कोई हर्ज नहीं है, वैसे ही हर एक स्टेट ने अपने अनुसार नियम बनाए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग तरीके के प्रतिबंध हैं और प्रधानमंत्री जिस भी स्टेट में जा रहे हैं उस स्टेट में के जो नियम हैं उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। इनसे हास्यास्पद नियम हो सकते हैं। जो उस राज्य का नियम है उसके बात नहीं कर रहे हैं। जो ये नियमों की दुहाई आप दे रही हैं, की बात करने लगे, आप पीएम की बात करने लगे। आप भी जानते हैं। नहीं, आप संदीप जी, आप किस चीज को किससे जोड़ना चाह रहे हैं शायद आप जानते नहीं है कि राज्यों का की जो गाइडलाइंस होती है वो हेल्थ को लेकर है। आप थोड़ा पढ़ लिख लीजिए। आपको तो प्रधानमंत्री को अटैक करना है। तो हर एक स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस है पैंडेमिक को लेकर। तो अगर आप कोविड को लेकर गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं तो हमें लगता नहीं प्रधानमंत्री जी ने कहीं अब सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। किसी भी गाइडलाइन चलिए, आपने कहा कि मैंने पढ़े नहीं, मैंने पढ़े नहीं वो गाइडलाइंस। फिर से दोहरा देती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने किसी भी राज्य में जाकर किसी भी एक मिनट सुनिए ना, अभी पूरी बात करेंगे, पूरा वक्त है। जो भी वहां के राज्य की जो भी गाइडलाइन रही है समय सीमा को लेकर, जो भी लोग कहां वहां पे काम कर रहे हैं जितने समय तक भी, उसी समय सीमा के बीच में उन्होंने रैलियां की हैं। चाहे और पंजाब में आप जानते हैं क्या कुछ हुआ, बजाय भी सवाल पूछने के लिए कि वहां पे हमारा काम सवाल उसी समय सीमा के बीच में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे और क्या खतरा बनाया गया, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को वहां पे मारने की कोशिश की गई, आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो है रैलियां क्यों कर रहे हैं? जो पाबंदियां हैं दे आर अ जोक। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आप बोले जा रही हैं। मैंने तीसरी बार बीच में आपको इलेक्शन, आप भी जानते हैं ये इलेक्शन कमीशन तय करता है कि रैलियां अभी उस पर भी आएंगे, एक एक फैक्ट पर आएंगे, एक एक फैक्ट पर आएंगे शाजिया। जो ये पाबंदियां हैं ना, इनसे बड़ा जोक मखौल कोई हो नहीं सकता कि दिन में आपको खुला खेल फरूखाबादी करने का पूरा मौका दिया जाता है, रैलियां की जाए, भीड़ जुटाई जाए, रात को कर्फ्यू लगा दिया जाता है, दिन में चुनावी रैलियों में नहीं आता ये कोरोना वायरस। सुनिए ना शाजिया, लगता है शाजिया का फोन कट गया है, तो शाजिया का फोन ठीक कीजिए पहले, नहीं तो ऐसा लगेगा कि वो बीच में बोल रही हैं जबकि उनको आवाज नहीं जा रही। बी फेयर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। पीसीआर, पहले फोन दुरुस्त कीजिए। आशुतोष, ये जोक नहीं है क्या कि जी आप ऑफिस में आ सकते हो, ऑफिस में पाबंदियां हैं ना, मुझे मास्क लगाना पड़ेगा, मेरी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उड़ान ले रहे हैं तो आरटी-पीसीआर होगा, अगर आप मॉल में जा रहे हैं, आप मेट्रो में बैठ रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर पाबंदी लगा दी गई है, 50% ऑक्यूपेंसी होगी, कोई थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है किसी रैली में, और यह कह दिया जाए कि जी रैली वो तो राज्य सरकारों ने जो पाबंदी लगाई है, जो चुनाव आयोग लगाएगा। 24 मार्च 2020 को जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था, वो किसने लगाया था? केंद्र सरकार ने लगाया था कि राज्य सरकारों ने? संदीप, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री हैं और यह आपदा का समय है, तो देश के प्रधानमंत्री के ये कह के नहीं बच सकते हैं कि दरअसल वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहां के नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं यहां प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं इस नहीं, देश के अकेले तमाम प्रधानमंत्री की बात कहां है, इसमें योगी आदित्यनाथ भी, गृह मंत्री अमित शाह भी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का मैंने जिक्र किया, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव विजय रथ पर निकले, खुद कोरोना पॉजिटिव हुए ना, पर क्या वो उन्होंने विजय रथ को रोक दिया? अब जाकर रोका है। मुझे एक नेता बता दीजिए और या ऐसी गाइडलाइन बता दीजिए जिसमें यह लिखा हो कि देश का नेता जो है वो रैली करेगा और मास्क नहीं लगाएगा। एक गाइडलाइन बता दीजिए किसी राज्य की जहां यह लिखा हो कि आप रैली करेंगे वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। तो अब आप चैनल पे आके कुछ भी कहिए, कुछ भी कहने का अधिकार, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं। हकीकत यह है कि इस देश के नेताओं को इस बात की चिंता ही नहीं है कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, और 2 हफ्ते पहले से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि उन्हें इस देश के प्रति उनका कुछ कर्तव्य भी है और इस देश के प्रति उनके कुछ अधिकार भी है। वो लीडरशिप पोजीशन में, जाहिर सी बात है, जब देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जब बिना मास्क लगाए रैलियां करेंगे, उनकी रैलियों में जब किसी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाएगा, वो भी ऐसे समय में जबकि रात में आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, अगर मैं बिना मास्क अगर अपनी गाड़ी चलाता हूं तो मेरे ऊपर फाइन लग जाएगा। हो सकता है पुलिस वाला मुझे गिरफ्तार भी कर ले, लेकिन इन नेताओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री से लेकर अखिलेश यादव तक, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। इन सब लोगों के खिलाफ कायदे से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन सब लोगों ने ये भेड़चाल हो रही है ना, हर राजनीतिक दल एक दूसरे को देख रहा है, भाई पहले आप, ये लखनवी तहजीब का अजीबोगरीब नमूना पेश किया जा रहा है, पहले आप करो फिर हम भी करेंगे। संदीप पे कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन ये सारे लोग, इन सारे नेताओं ने अपराध किया है, लाखों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। आप देखिए ओमिक्रॉन किस तरीके से फैल रहा, कल 58,000 था, आज 90,000 है। अमेरिका के अंदर सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, 10 लाख कोरोना पर डे का आंकड़ा आ रहा है। फ्रांस, जिसकी आबादी हिंदुस्तान से बहुत कम है, 2 लाख प्रतिदिन के हिसाब से वहां केसेस आ रहे हैं। ओमिक्रॉन में पहली मौत हो चुकी है और हमने सेकेंड वेव के दौरान जो अफरा तफरी इस देश के अंदर देखी थी, अगर इस देश के नेताओं ने, अगर इस देश के मंत्रियों ने अगर कुछ सबक ली होती तो ये रैलियां करनियां आज से 1 महीने पहले बंद कर देते, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जनता की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाजिया का कनेक्शन फिर से जुड़ गया है। शाजिया देखिए, मूड पॉइंट ये है, पाबंदियों की बात मैंने पूछ ली, देयर अ जोक, वो मखौल है कि दिन में भीड़ कितनी भी कर लो, रात को हम कर्फ्यू लगा देंगे। कौन सी थर्मल स्क्रीनिंग, कौन सा मास्क जरूरी या सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स किसी भी रैली में, यह बात प्रधानमंत्री की नहीं है, हर नेता की है। कहां फॉलो किए गए? कम से कम अब अकल आ रही है, क्या ये नया नॉर्म होगा? मैं आप देखिए मैं पूरी तरह से जो आप आशुतोष जी ने कहा है उसकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखती हूं। मैं कह दूं बिल्कुल एक तरह से एक हड़कंप फैलाने वाली बात और सिर्फ डेमोक्रेसी में से यकीन हटाने वाली बात और लोगों को बेचैन करने वाली बात कर रहे हैं और कुछ और नहीं कर रहे हैं। अगर वाकई में सीरियस हैं लॉकडाउन को लेकर तो मांग होनी चाहिए कि हम लोग सारे मार्केट्स भी बंद करें और लोगों को आने जाने भी ना दें और फैक्ट्रीज भी बंद हों और बेचारे जो आपके कैमरामैन भी यहाँ आए हुए हैं और आप भी हैं, आप भी ना जाएं, घर से करें, या तो हो तो सबके लिए हो। और अगर आप रैलीज की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इलेक्शन तभी रोके जाने चाहिए और इसका इलेक्शन रोकने की बात ही नहीं कर रहे हम। पार्टी ना तय करे, इलेक्शन बिना भीड़ भाड़ के, बिना रैलियों के नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को इस पर तय करना चाहिए। नहीं, आपने भी कहा कि इलेक्शन को क्यों जरूरी है, इलेक्शन क्यों है, सत्ता की होड़, तो इसीलिए होते हैं इलेक्शन। मैंने शुरुआती संबोधन में कहा शाजिया इलेक्शंस तो होने चाहिए जब तक कि अभूतपूर्व घटना ना हो जाए। मैं ये कह रहा हूं भीड़ भाड़ के बिना भी इलेक्शन का चुनावी प्रचार प्रसार हो सकता है कि नहीं? जी, और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ओमिक्रॉन के चलते एक मौत हुई है जो कि एक 74 साल के इंसान थे और शुक्र है खुदा का इस बात का कि ये जो सेकंड दौर से इस तीसरे दौर में अगर आप ओमिक्रॉन को देखें और इस वायरस की आप तुलना करें
तो एक ये माइल्डर फॉर्म है, इसमें ना ऑक्सीजनेशन की ना इंक्यूबेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो बुरा हाल नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस तरह से मामले बढ़ते रहेंगे तो रैलियों पर रोक लगाना होगा, और मुझे लगता है सब पार्टियों को मिलकर करना चाहिए। लेकिन आपने सिर्फ क्योंकि प्रधानमंत्री से बात कही, तो प्रधानमंत्री तो मुख्य अलग अलग राज्यों में जाकर वही करेंगे जो राज्य के देश में लॉकडाउन किसने लगाया था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला देकर पूरे देश में लॉकडाउन किसने लगाया था? जी बिल्कुल, क्योंकि जी पर पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगा है, पूरे देश में फैक्ट्रियां अभी भी खुली हैं, पूरे देश में अब किसी तरह का अगर प्रधानमंत्री चाहे, केंद्र सरकार चाहे, दोनों में बहुत केंद्र सरकार चाहे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो सकता है कि रैलियां नहीं होंगी जी, और फैक्ट्रीज, मार्केट्स, रोड सब खुली हुई हैं। सिर्फ 11 से 5 बजे तक दिल्ली में और यूपी में इसका कर्फ्यू है, और अब सैटरडे संडे भी शुरू हो गया है यहाँ पे। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसका है, तो ठीक है, मतलब कोई डरने की बात नहीं है। आप ये कह रही हैं तो प्रधानमंत्री की रैली 9 जनवरी वाली ऐसे ही रद्द कर दी, या आज योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में रैली होने वाली थी, जो ये रैलियां रद्द की जा रही हैं, ये भी कि आप सिर्फ टारगेट करेंगे। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं आपको टारगेट कर रहा हूं? मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं, अखिलेश की बात कर रहा हूं। क्या कोरोना पार्टी स्पेसिफिक है? पार्टी स्पेसिफिक है कोरोना? आपने नहीं, अब क्यों आपने कहा? मुझे तो लगा कोरोना सिर्फ पीएम स्पेसिफिक है, क्योंकि आपने कहा पीएम क्यों नहीं कर रहे हैं। आशुतोष जी ने कहा पीएम शुरुआत करें, मैं तो बता रही हूं कि क्योंकि अच्छा, शुरुआत कौन करे? पूरी तरह से शुरुआत कौन करे? बैन हो, तो मैं तो कह रही हूं आप सारी सड़कें भी बैन करें, आप पूरी लॉकडाउन करें, तो सिर्फ रैली से क्यों बैन हो? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, फिर तो आपको सड़कें भी बैन करनी चाहिए। आपने देखा मार्केट्स में कितनी भीड़ है, वहां पे आपको लगता नहीं कोरोना होगा? अच्छा, वहां पर पाबंदियां लगाई हैं, रैली पे कोई पाबंदी है? आपने देखा है नए साल पर? बहुत अच्छी बात कह रही हैं, बहुत ही बढ़िया बात कह रही हैं अभय दुबे। तो पूरे एक मिनट सारा समय आप ही को थोड़ा मिलेगा, और लोग भी बैठे हैं। अभय दुबे, तो शाजिया का कहना यह है कि या तो पूरे देश पर लॉकडाउन लगाओ, वरना बाजार में भी लोग आ रहे हैं तो रैली भी होने दो। संदीप चौधरी जी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रधानमंत्री जी चेयरमैन हैं, या इस्तीफा दे दें, वो कहें कि मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि सारी संस्थाएं इस बात को जो देश को बताएंगी वो तो प्रधानमंत्री के अधीन है। इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ICMR है, आपका नीति आयोग है, आपका एक्सपर्ट कमेटी है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, जो सारी जिसको देखभाल करनी है वो तो इन्हीं के तहत है। 24 अगस्त को यही VK पॉल साहब ने बाकायदा एक नोट भेजा पीएमओ को और देश को बताया कि साहब 23% हॉस्पिटलाइजेशन होगा और 2 लाख ICU बेड की आवश्यकता होगी, थर्ड वेव आने वाली है। यह एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, मैंने आपकी डिबेट में भी कई बार कहा है। हिसाब लगा लीजिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वेव अमेरिका के ठीक 2.5 से 3 महीने बाद हिंदुस्तान में आती है। यह बात कब कही पॉल साहब ने? जब पीएमओ में एक रिपोर्ट भेजी 12 दिसंबर को कि 14 लाख, यूके को बेसिस बनाया उन्होंने कि यूके का एग्जांपल अगर लेंगे तो 14 लाख केसेस आएंगे, बहुत गंभीर परिस्थितियां होने वाली। तब क्या किया प्रधानमंत्री जी ने? तो सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं। ना मैं ये बात आपने कल भी कही। मुझे एक चीज बताइए अभय दुबे, आपने वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो आपने बरेली में भगदड़ मच गई आपकी मैराथन में कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं तो दौड़ भी सकती हूं, ये करवा रहे थे आप। वहां पर जो भीड़ जुटी थी वो आलम भयावह था, वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। तो यूपी में रैलियां रद्द कर दी, आज आई थोड़ी अक्ल तो उत्तराखंड में रैलियां रद्द की, पर पंजाब में तो रैलियां चल रही हैं। आप भी तो सिलेक्टिव हैं, राज्य सरकारों की, पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं। संदीप चौधरी जी, ये प्रश्न जब पूछा गया राज्यों से, उन्होंने, आप हतप्रभ रह जाएंगे, ये सारी रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को इन संस्थाओं ने भेजी, राज्य को नहीं भेजी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन के रूप में। मेरे पास मंत्रियों के स्टेटमेंट पढ़े, महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा प्रेस वालों को, उन्होंने कहा आप अखबार में तो छाप रहे हो लेकिन केंद्र की सरकार हमारे पास नहीं भेज रही, क्योंकि ये भय है कि कहीं कार्यक्रम प्रधानमंत्री की रैलियां, मेरे पास 20 रैलियों की लिस्ट पड़ी, जब नीति आयोग ने और ICMR ने ये कह दिया कि साहब ये सब बंद होना चाहिए, उसके बाद आला कमान का डंडा नहीं चलता क्या कांग्रेस में? आप अपनी रैलियां यूपी में रद्द कर देते हैं, आज उत्तराखंड में कर देते हैं, पंजाब वाले सुनते नहीं, या पंजाब में खतरा नहीं है?
संदीप चौधरी जी, आज जब हम ये ही discussion- एक फ्लाइट उतरी है वहां पर इटली की, 191 में से 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या करेगा राजनीतिक दल बताइए? 2.5-3 हजार करोड़ रुपए पर एनम चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने लगा है। प्रधानमंत्री से लेकर इनके सारे नेता मंत्री रैलियां कर रहे हैं, तो बाकी की पार्टियां क्या करें बताइए? वही तो, यही तो भेड़ प्रधानमंत्री को चाल लेना है। पड़ेगा ना। नहीं, भेड़ चाल नहीं है। आप मुझे बताइए, हमने तो नैतिकता के नाते निर्णय लिया, आज भी लिया निर्णय। पंजाब में 2 दिन तो से पंजाब देश में के क्यों नहीं स्वास्थ्य लेते? मंत्री हैं। कल भी मैंने ये बात कही आपसे। ये जिसको सिलेक्टिव बात क्यों pandemic करते हैं को- आप? अगर फैसला लेना है तो यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर सब जगह के लिए लागू हो। देखिए, ये सर्कुलर सभी जगह के लिए हमने भेजा है कि वहां आप मूल्यांकन कीजिए और अपने स्तर पर निर्णय लीजिए। राज्य दर राज्य निर्णय लिए जा रहे हैं। पंजाब में भी जल्दी निर्णय होगा। बाकी के राजनीतिक ही है, एक साथ एक निर्णय अगर लेना है तो इस पेंडेमिक एक्ट में जो अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट दर रिपोर्ट आ रही, क्यों निर्णय ले लीजिए, कोई नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ये के आप कहने पर guideline यूपी में भेज दीजिए। निर्णय लिया आपने कि रैलियां हम अपनी रद्द करते हैं। संदीप उत्तराखंड में चौधरी लिया जी- ना आज, तो पंजाब में क्यों नहीं लेते? संदीप चौधरी जी, मेरा आग्रह यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी व्यापक रैली खूब संसाधन के साथ कर रही है, तो क्या बाकी के राजनीतिक दल घर बैठ जाएं? आप मुझे बताइए। मैं एक बात से आपकी सहमत हूं, बहुत अच्छी आज आपने बात कही। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी यह तथ्य बताना चाहता हूं कि भारत में जो टेली डेंसिटी है वो आज 88.51% हो गई, अर्थात किसी भी स्वरूप में जो फोन है वो 88.51%, 61 करोड़ 687 लाख लोगों के पास पहुंच चुका है। उसके अलावा दूरदर्शन जो है वो 89.2 करोड़ लोगों की अप्रोचेबल है, हर प्रकार का टेलीविजन। तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि जिस प्रकार पहले प्रचार होता था कि एक गांव में एक ऑटो रिक्शा जाता था और वो अकेला आदमी प्रचार कर लेता था, तो एक हमारे पास रास्ता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये निर्णय कैसे लेगा, मुझे बताइए आप। ये निर्णय तो आज जब तक आचार संहिता नहीं, जब तक डिक्लेयर नहीं कर देता, तब तक इस मोड को वो तय नहीं कर सकता। वो तो आज है ही, एक मात्र बिल्ली के गले में authority घंटी है। कौन बांधेगा? उसके इंतजार में कोरोना हमारे गले में आकर घंटी बांध दे, इसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? सुधींद्र भदौरिया, ये फैसला राजनीतिक दल मिलकर क्यों नहीं ले सकते? कौन सा पहाड़ गिर जाएगा, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा कि भाई रैलियां नहीं करेंगे और दूसरे तरीकों पर अब सोच विचार करते हैं कि सबको बराबर का मौका मिल जाए? देखिए संदीप जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप बहुत प्रासंगिक सवाल उठा रहे हैं। आज जिस प्रकार के संकट से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया गुजर रही है, उस समय हमको निश्चित तौर पर दलगत राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है और सोचने की भी आवश्यकता है। और इन कई बातों को आपने अपने प्रारंभिक, जब आप पूरी बहस को शुरू कर रहे थे, उसमें आपने इन बातों को रखा भी था। मैं आपसे सहमत होते हुए कुछ बातों को रखना चाहता हूं जी। कि देखिए, ये देश हमारे संविधान के हिसाब से चलता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इस राष्ट्र का संचालन करती है, पर साथ ही साथ हम कुछ चीजों पर, मुझे याद है कुछ बड़े नेता इस देश के, जिसमें मैं यहां पर नाम गिनाना चाहूंगा अशोक मेहता का, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, इस देश के बड़े नेता भी थे। उन्होंने कहा था कुछ प्रश्नों पर हम लोगों को राष्ट्रीय आम सहमति बनानी चाहिए, और वो राष्ट्रीय आम सहमति होनी चाहिए जो राष्ट्रीय प्रश्न है। हालांकि ये मानवता का पूरा प्रश्न है, पर यहां पर पूरे भारत में जिस प्रकार से दूसरे कोविड वेरिएंट ने हमारे देश की जनता को तबाह किया, उससे बचाना चुनाव आयोग की जहां एक संवैधानिक जिम्मेदारी है चुनाव कराना, पर उनको ये सब बातों को भी मद्देनजर रखते हुए विपक्षी सभी दलों को बुलाना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के सबसे कद्दावर नेता हैं, पर वो राष्ट्र के प्रति भी उनकी एक जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी बाकी राजनीतिक दलों की नहीं है क्या? उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी नहीं है? हम तो अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है, और हमने कहीं
उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया है। मैं आपको बतला दूं, आप हमसे बहुत सारे लोग सवाल उठाते थे कि आप ये भीड़ को क्यों नहीं जुटा रहे हैं, भीड़ को क्यों नहीं जुटा रहे हैं। तो हम भीड़ नहीं जुटा रहे थे तब कह रहे थे कमजोरी है, और अब कहेंगे कि नहीं कमजोरी थी तो इसलिए नहीं जुटा रहे थे। इसलिए नहीं जो केवल हमारी कोई कमजोरी भी नहीं थी, हमें इस बात का अंदेशा भी था, हम इस बात को कहते भी थे, हम कहते थे कि समय पर करेंगे, समय पर आने दीजिए। उसका कारण यही था कि हमको थोड़ा सा शक संदेह था। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज ये ऐसा समय है, ये हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर हम अपने प्रदेशों में अपनी जनता के प्रति भी हमारी जवाबदेही है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए सुधींद्र भदौरिया, लोकतंत्र की रक्षा एक मिनट एक चीज बताइए मुझे। जब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है 1.25 साल से, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वर्चुअल हियरिंग शुरू कर दी है, तो ये चुनावी रैली, ये लोगों का जमावड़ा करना ही जरूरी है, उसी से चुनाव प्रचार प्रसार होता है, या दरअसल ई रैलीज कर दें, इलेक्ट्रॉनिक रैलीज कर दें। हम तो डिजिटल इंडिया की ताल ठोकते हैं ना। हर शहर में 5, 7, 10 जगह, 20 जगह आप बड़े मॉनिटर्स लगा दीजिए, लाउड स्पीकर दे दीजिए, एक स्लॉट अलॉट कर दीजिए हर राजनीतिक दल को 10 से 7 बजे के बीच कि आप बोलिए, लोगों को संबोधित कीजिए, खर्चा उठाए चुनाव आयोग। मैं आपके इन सुझावों का स्वागत कर रहा हूं, पर मैं ये भी कह रहा हूं कि इसके अलावा भी कुछ और तरीके हो सकते हैं। अभी हम लाउड थिंकिंग कर रहे हैं। सबसे प्रथम 2 ही बातें हैं इस पूरे देश की जनता के लिए, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। एक, हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें और जनता की स्वास्थ्य की रक्षा करें, उनके जीवन की रक्षा करें। ये कैसे अचीव किया जाएगा, वो सरकार, विपक्षी दल और उससे ऊपर सामूहिक जिम्मेदारी है ना राजनीतिक दलों की कि नहीं? फैसला लें। सुनील साजन, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, या भेड़ चाल में भीड़ दिखाने के चक्कर में कि हम चुनाव जीत रहे हैं, आप जनता को खतरे में डाल रहे? देखिए संदीप जी, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। ये महामारी का जो तीसरा चरण है, तीसरी वेव है जो कोरोना की, ओमिक्रॉन के रूप में, तो ये सबकी जिम्मेदारी है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। और शायद समाजवादी पार्टी ने भी इसीलिए फैसला लिया है कि जो बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे, जो आपने कहा विजय रथ रुक गया है, तो विजय रथ के कार्यक्रम रुके हैं, विजय रथ नहीं रुका है। तो कार्यक्रम स्थगित किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और ये महसूस करके कि ठीक है लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने का मतलब ये नहीं कि लोगों को मौत के मुंह में ले जाना। और हम लोग भी ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि इतनी तेजी के साथ अपने देश में अचानक केस बढ़ने लगेंगे। जहां तक सवाल है, तो सद्बुद्धि जो आई है ये बरकरार रहेगी, या फिर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कि भैया वो तो रुक नहीं रहे तो हम क्यों रुके, हम भी शुरू कर देते हैं? नहीं नहीं, देखिए संदीप जी, कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये मानना है आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो चुनाव निर्वाचन आयोग गाइडलाइन देगा, किस तरीके से चुनाव कराना है, क्या नियम के पालन करने हैं, समाजवादी पार्टी उन सभी नियमों का पालन करेगी। हम इस पर भरोसा नहीं रखते, हम क्योंकि बहुत नजदीक से कोरोना को देख चुके हैं, बहुत अपने साथियों को खो चुके हैं और सभी लोगों ने खोया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हालात देखे, बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के, बिना बेड के, बिना अस्पताल के। एक पत्नी अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, वो सारे दृश्य देखे, गंगा के देखे, शमशान घाट के देखे। तो जरूरी यह है कि लोग जिंदा रहे और लोकतंत्र भी जिंदा रहे। लेकिन हमको यह भी याद है, इसी देश में माननीय प्रधानमंत्री जी अचानक लॉकडाउन करते हैं, ताली थाली बजाने का भी प्रयास करते हैं कि उससे कोरोना भाग जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे जो कह रहे थे गो कोरोना गो कोरोना। देखिए, इन सब चीजों के बावजूद भी हम अपने लोगों को नहीं बचा पाए, संसाधन नहीं दे पाए, सुविधा नहीं दे पाए। ये भी सरकारों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, राजनीतिक जमात नए तरीके इजाद नहीं कर सकती,
भाई मुश्किल वक्त में कुछ नई सोच भी तो सामने रखी जा सकती है कि हम ई रैलीज करेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, हम काफिले इतने बड़े नहीं करेंगे, इस होड़ में नहीं लगेंगे कि लोगों को घर से बाहर निकालें, लोगों तक खुद जाएंगे। ये तरीके सोचे जा सकते हैं ना? बिल्कुल सोचे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब कोरोना में चुनाव होगा तो यही सब रास्ते होंगे, क्योंकि इससे पहले कभी कोरोना नहीं आया। जब कोविड-19 आया तो कई चीजों हमारे आपके जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। काम करने का तरीका बदल गया है, बहुत सा जीवन की आधी से ज्यादा शैली बदल गई है, क्योंकि जब हमने महामारी को देखा है तो अपने आप में बदलाव लाए हैं। तो अगर चुनाव इस दौरान होते हैं और जो चुनाव आयोग तय कर देगा ये करना है, वो प्रधानमंत्री जी माने ना माने, देश के गृह मंत्री माने ना माने, रक्षा मंत्री माने ना माने, सड़क वाले मंत्री नितिन गडकरी जी माने ना माने, लेकिन समाजवादी पार्टी हर नियम कानून जो चुनाव आयोग तय कर देगा उसको हम मानेंगे, उसको हम मानेंगे। एक ही आम सहमति बन रही है। दिस इज हार्टनिंग आशुतोष। पर दरअसल देखिए, बदलाव है, बदलाव का वक्त है, बदला हुआ वक्त है, तो चुनावी प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। या ये देखिए, अभी दबाव में है सब राजनीतिक दल, तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और चुनाव आयोग भी यहां पर दूध का धुला नहीं है। 8 चरण में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे। 4000 से आंकड़ा शुरू हुआ था 29 मार्च को। 2 मई को वो आंकड़ा, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, 1,18,000 हो गया था। और चुनाव आयोग की आंखें खुली थी 6ठे चरण के बाद। तब उन्होंने कहा 500 से ज्यादा की रैली ना हो और भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करो, वरना चुनाव आयोग भी कान में तेल डालकर बैठा हुआ था। संदीप, चुनाव आयोग कान में तेल लगा के नहीं बैठा हुआ था, बल्कि वो देख ही नहीं रहा था, ना सुन रहा था। आपको मैं बता दूं, आपने कहा 6ठे चरण की बात कर रहा हूं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14 अप्रैल 2020 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तायीद किया कि भाई कुछ करिए, हालत बहुत खराब है। उसके बाद 22 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन, हाईकोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आप जो रिपोर्ट पेश करें उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। तब जाके इलेक्शन कमीशन जागा है। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की कि मास मर्डर के केसेस क्यों इनके खिलाफ होने चाहिए, यह हालत है इलेक्शन कमीशन की। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो इलेक्शन का भारत में जो इलेक्शन है और जो इलेक्शन कमीशन का जो फंडामेंटल है वो इस पर चलता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लेके। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो एक फार्मूला इलेक्शन कमीशन को बनाना चाहिए, और उस फार्मूले के तहत आज की तारीख में जब लाखों डिजिटल चैनल्स हैं, जब टेलीविजन का जबरदस्त तरीके से प्रसार है, आप सारे टीवी चैनल्स के ऊपर सारी राजनीतिक पार्टियों को बराबर का स्पेस दे दीजिए, और आधे घंटे पौन घंटे जो भी तय करते हो वो सारे वहां पर आकर अपनी बातों को रखें, अपनी रैलियों को एड्रेस करें। नहीं तो आप उनके हर के अपने फेसबुक पेजेस हैं, हर के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पर आके कर सकते हैं। तो अगर हमारा दफ्तर बिना दफ्तर जाए चल सकता है, अगर आपका काम बिना दफ्तर जाए चल सकता है, सारी दुनिया बिना वर्क फ्रॉम होम से कर सकते, तो पॉलिटिशियंस क्यों नहीं कर सकते? लेकिन इसके लिए पॉलिटिशियंस को जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी जान की फिक्र होनी चाहिए। हमारे देश के राजनेताओं को जान की फिक्र लोगों की नहीं है। ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं। अन्यथा जब सेकेंड वेव में भयानक अफरा तफरी हुई, लोगों की जानें गई, गंगा में लाशें देखनी पड़ी, उसके बावजूद भी अगर इन नेताओं को समझ में नहीं आती है, अगर हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं है, तो इनके ऊपर क्या कहा जाए? नहीं, और इसी में देखिए, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का भी तो खेल हो रहा है। केंद्र कहता है राज्य सरकारें पाबंदियां लगा रही हैं, राज्य सरकारें कहेंगी भाई चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा हम वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहता है कि हमारा डंडा तो तब चलेगा जब आचार संहिता लागू हो जाएगी। मेरे शो पर 2 दफा आए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी। 29 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव आयुक्त होता, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मैं आज ही चुनाव की घोषणा कर देता और पाबंदियां लगवा देता। फिर किसी राजनीतिक दल के इंतजार की जरूरत नहीं कि वो स्वतः कुछ संज्ञान लेंगे, फिर चुनाव आयोग का डंडा चलता। यहां कोई डंडा चलाने को तैयार नहीं। संदीप, आप एक बात समझिए कि प्रधानमंत्री जब डंडा चलाना चाहते थे तो पिछले साल 2019 में मार्च के महीने में उन्होंने डंडा चलाया। पूरे देश के अंदर रात को 8 बजे उन्होंने अनाउंस कर दिया लॉकडाउन लगेगा। जब उनको डंडा चलाना तो चलाया उन्होंने। तो जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं, जब देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है, तो डंडा चलाएगा कौन?
क्या राज्य सरकारों ने उस वक्त मना कर दिया कि हम प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे? क्या किसी संस्थान ने मना कर दिया हम प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे? सबने किया। बाद में यह जरूर समझ में आया कि लॉकडाउन लगाने से कोरोना का समाधान नहीं निकल सकता है, लेकिन जब लोगों को भोजन देना था, जब राशन देना था, तो प्रधानमंत्री ने डंडा चलाया ना, तो चला रहे डंडा वो। तो आज अब राज्य सरकारों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? मेरा नहीं, राज्य सरकारें और इसमें चुनाव आयोग भी, उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है शाजिया। यहां पर somebody will have to say ना the buck stops here। नहीं, मैं आपको नहीं, संदीप जी, अगर एसवाई कुरैशी जी चुनाव आयुक्त होते तो पता नहीं वो क्या करते, लेकिन अगर मैं अभी इस वक्त एंकर होती तो मैं आशुतोष जी से पूछती कि 80 करोड़ लोगों को उस पूरे महामारी के दौरान जो मुफ्त में खाना मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली में हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो बेनिफिशरीज हैं, वो जो लाभार्थी हैं, वो स्कीम्स के चलते उनको मिल रहा है, एक भी भुखमरी से मौत नहीं हुई। तो मैं ये सवाल उनसे पूछती। फिर मैं आशुतोष जी से ये भी पूछती सवाल 2-4 और कि चुनाव आयोग तो बुरा भला वो कह रहे हैं, और क्या भी हिस्ट्री में उससे पहले पैंडेमिक कभी हुआ है तो किस तरह से वो इस बात पर प्रोटोकॉल बना सकते थे। तीसरा मैं उनसे सवाल पूछती कि हर एक संस्था पर उनको सवाल या निशान लगाना ही वो चाहते हैं और उनके पास कोई और काम तो जाहिर सी बात है नहीं, कुछ अच्छा तो उन्हें दिखाई नहीं देता। अगर मैं एंकर होती तो मैं भी सवाल पूछती सुनील साजन जी से, अगर इतनी आपको फिक्र थी तो आपने वैक्सीन हेसिटेंसी क्यों पैदा की? क्यों अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया? इतने यूपी में लोगों को घबराया भड़काया कि ये वैक्सीन मोदी जी का है, क्यों आपने एक शुरुआत की उससे जिसके वजह से सवाल का जवाब नहीं देंगी, अभी एंकर के रोल में आ गई है शाजिया। लाने की आपने कोशिश की, सवाल का जवाब नहीं है क्या? नहीं, सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया है। क्या मैंने दिया? सवाल का जवाब दे दिया है। क्यों? अच्छा, सवाल का जवाब मैं देती हूँ। सारी पार्टियां क्यों नहीं कह रही ऑल पार्टी मीटिंग के लिए? हर बात में तो प्रधानमंत्री की बात मानना नहीं चाहते, उनके खिलाफ जाना चाहते हैं। इसमें बड़े प्रधानमंत्री की बात मानना चाह रहे हैं, बड़े फर्माबरदार हो रहे हैं इसमें। वाह भाई वाह वाह। तो मतलब जिम्मेदारी किसी की नहीं है, मतलब हम गोल गोल घूमते रहे। आप देखिए तो क्या व्यंग देख रहे हो कि मिल रहा है, एक्टिंग में देख रही हूँ। हर बात में तो प्रधानमंत्री की विपरीत बात करनी है, इसमें प्रधानमंत्री से शिक्षा ले रहे हैं आप लोग। ये तो बड़े कमाल की बात है, ये तो कमाल हो गया आज के दिन। मतलब अबे दुबे रिस्पॉन्ड करेंगे, अबे दुबे रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, मैं आपकी और आशुतोष जी की बात से 100% असहमत हूं। चुनाव आयोग सुनता भी है, चुनाव आयोग देखता भी है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार की और मोदी जी की सुनता है और उनके ही दृष्टिकोण से देखता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी की सत्ता की भूख नहीं होती तो दूसरी वेव पर हम सारी तैयारी भी करते और उसे रोक भी सकते थे। मैं अतीत में नहीं जा रहा हूं, मैं मौजूदा वर्तमान की बात कर रहा हूं, मौजूदा काल की। आखिरी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। संदीप चौधरी जी, प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 29 जनवरी को घोषणा कर दी एंडेमिक। पुरानी बातें हैं वो, मैं आज की बात कर रहा हूं। क्या चुनाव बिना भीड़ के, बिना रैलियों के संभव हैं? और यह करवाना किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री जी चाहते तो जो 24 अगस्त को आगाह किया था उस पर का संज्ञान लेते और ये बहुत पहले से तय कर देते तो हम तीसरी वेव से किसी हद तक बच सकते थे और हम उसकी तैयारियां कर सकते थे। सुधींद्र भदौरिया, यही बात तो शाजिया इल्मी कह रही हैं कि विपक्ष बड़ा प्रधानमंत्री की बातें मानता है। विपक्ष क्यों ये प्रस्ताव लेकर नहीं आता? मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि कुछ बड़े मौके ऐसे आते हैं मानवता के सामने, देश के सामने और उस देश की सरकार जो चला रहे हैं उनके सामने। ये अवसर वैसा ही है। मैं समझता हूं कि मानवता को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र की भी रक्षा हो, उसके लिए पहल होनी चाहिए। और राष्ट्रीय आम सहमति, प्रधानमंत्री मीटिंग बुला सकते हैं, हमारी पार्टी नहीं मीटिंग बुला सकती है। वो मीटिंग बुलाएं, चुनाव आयोग मीटिंग बुलाए और निस्संदेह सभी लोग मिलकर कोई एक ऐसा रास्ता निकाले। तो ये ज्ञापन तो विपक्षी दलों से भी आ सकता है ना सुनील साजन? जी। ये तो वरना प्रधानमंत्री बुलाएंगे, आप कहने लगेंगे राजनीति तलाशने लगे प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की बात पे लोग भरोसा करते थे, इसीलिए 2 बार इतना बड़ा बहुमत मिला। लेकिन नोटबंदी में क्या हुआ, रोजगार में क्या हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि राशन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये अच्छी बात है, आप राशन दे रहे हैं, लेकिन दवा का इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी है?
अस्पतालों में ऑक्सीजन मिले, दवा मिले, एम्बुलेंस हो। हम मौजूदा उसकी वक्त वो की बात कर जिम्मेदारी रहे हैं। किसकी है? क्या नहीं, बिना मैं तो कह भीड़ रहा हूं। भाड़ के, बिना बड़ी रैलियों मैं के आ रहा चुनाव हूं। हो सकता है? मैं उस पे आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर महामारी इस तरीके से फैल रही है तो चुनाव आयोग जो फैसला लेगा वैसे चुनाव हो सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सरकारें, वर्तमान सरकारें क्या इंतजाम कर रही हैं इस महामारी से लड़ने के लिए? क्या उत्तर प्रदेश से फिर उसी तरीके के दृश्य देखने को मिलेंगे? भगवान ना करे वैसा हो, लेकिन फिर भी तैयारी क्या है, वो सवाल तो खड़ा होगा ना। चुनाव तो मान ये लीजिए तैयारी कौन करेगा? देखिए, हमने हल देने की भी कोशिश की है, आज रास्ता भी सुझाने की कोशिश की है, थोड़ी सहमति बनती भी है, लेकिन पहल कौन करेगा, शुरुआत कौन करे, पाबंदी की बात कौन आगे बढ़ाए, अभी इसी ऊहापोह में हम फंसे हुए हैं। फंसने की जरूरत है क्या, या मुश्किल वक्त है? अपने आप को दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं, तो नई सोच भी हमें लेकर आनी पड़ेगी क्या? और आप जनता जनार्दन हैं, थोड़ा आप भी इस बारे में दबाव बनाएंगे तो हौले हौले जो अक्ल आई है ये और अक्ल आएगी राजनीतिक दलों को। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।